ये कहानी शुरू होती है जापान में लगभग 950 साल पहले। उस दौर में सामुराई सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्हें जंग के देवताओं की तरह पूजा जाता था। उनकी ताकत, उनका डिसिप्लिन पूरे जापान में मशहूर था। लेकिन 1878 में सब कुछ बदल गया। जापान मॉडर्नाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका था। पुरानी परंपराओं की जगह नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। सामुराई, जो कभी देश की शान थे, धीरे धीरे पुराने जमाने के रेलिक्स बन गए। उनकी जगह फायर आर्म्स से लड़े हुए मॉडर्न सोल्जर्स ने ले ली। सभी सामुराई इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कईयों ने बगावत कर दी। गवर्नमेंट ने इसे खत्म करने का सबसे तेज रास्ता चुना। जो भी सामुराई नए जापानीज रेजीम के सामने झुकने को तैयार नहीं था, उसे मार दिया गया। 10 साल बीत जाते हैं। अब हम मिलते हैं शुजीरो से, उन चंद सामुराइयों में से एक जो उस खूनी कॉन्फ्लिक्ट से जिंदा बच गया था। मॉडर्नाइजेशन के बाद शुजीरो और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो आदमी कभी जापान के सबसे ताकतवर सामुराइयों में गिना जाता था, आज गरीबी और तंगदस्ती में जी रहा था। ऊपर से मुश्किल और बढ़ जाती है, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा बीमार पड़ जाते हैं। देश में कॉलेरा का आउटब्रेक फैल चुका था। बच्चे के लिए दवा खरीदने के लिए शुजीरो के पास कुछ भी नहीं बचता। आखिरकार मजबूरी में वो अपनी आखिरी कीमती चीज गिरवी रखने का फैसला करता है, अपनी कटाना। धीरे धीरे वो उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है जो कभी जापान के सामुराइयों के बीच एक लेजेंड हुआ करती थी। लेकिन आज वो पूरी तरह ब्लेड बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे ही तलवार का थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है, उसके जहन में 10 साल पुरानी यादें लौट आती हैं। हजारों साथी जो उसकी आंखों के सामने मारे गए थे। वो जंग, वो खून, वो ट्रॉमा जो कभी उसका पीछा छोड़कर गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद शुजीरो एक पॉन शॉप पहुंचता है। हाथ में अपनी तलवार होती है। उम्मीद बस इतनी सी कि इसके बदले बच्चे की दवा के पैसे मिल जाए। ये कोई आम तलवार नहीं थी, एक लेजेंडरी ब्लेड थी। लेकिन पॉन शॉप वाला मना कर देता है। वो कहता है, नए जमाने में तलवारों की कोई कीमत नहीं रही। ऊपर से आज के टाइम में तलवारों को इलीगल भी माना जाता है। शुजीरो बार बार मिन्नत करता है। सच ये है कि उसके पास देने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। पॉन ब्रोकर को उस पर तरस आ जाता है। वो तलवार तो नहीं लेता, लेकिन एक और तरीके से मदद करता है। थोड़ी चीनी और थोड़ा चावल दे देता है ताकि परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो सके। शुजीरो घर की तरफ लौट जाता है, दिल टूटा हुआ। जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था, पैसे, वो उसे नहीं मिले। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक फ्लायर पर पड़ती है। फ्लायर में लिखा होता है, पुराने सामुराइयों के लिए एक कंपटीशन, प्राइज मनी 100,000 येन। शुजीरो फ्लायर उठा लेता है। उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जाग उठती है। वो बिना देर किए घर की तरफ दौड़ता है, अपनी वाइफ को ये बात बताने के लिए। लेकिन घर पहुंचकर जो वो देखता है, उसके लिए वो कभी तैयार नहीं था। उसकी बेटी मर चुकी थी। कुछ करने से पहले ही उसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अपने पहले बच्चे की मौत के बाद शुजीरो कसम खाता है कि वो अपनी वाइफ और दूसरे बच्चे के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दिन बीतते जाते हैं और फिर आता है सैमुराई कंपटीशन का दिन। शुजीरो टेंपल की तरफ निकल पड़ता है, जहां इस कंपटीशन के सारे पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। वहां पहुंचकर वो देखता है कि 100 लोग पहले से मौजूद हैं, बिल्कुल उसी की तरह। सबके चेहरों पर वही डेस्परेशन है, वही एक आखिरी उम्मीद। कुछ देर बाद होस्ट एंजू स्टेज पर आता है। वो रूल समझाने ही वाला होता है, लेकिन डिटेल में जाने से पहले सबको एक लास्ट चांस देता है। अभी भी वापस जा सकते हो। रूल्स अनाउंस होने के बाद कोई पीछे नहीं हट पाएगा। एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए एंजू प्राइज का एक हिस्सा सबके सामने लाता है, चमकते हुए सिक्कों के ढेर। जैसे ही लोग ये देखते हैं, क्राउड में एक्साइटमेंट और बेचैनी दोनों बढ़ जाती है। फिर एंजू 30 से काउंटडाउन शुरू करता है। ये आखिरी मौका है सोचने का। काउंटडाउन जब 20 पर पहुंचता है, तब अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ता है, जो असल में एक डिस्गाइज्ड पुलिस ऑफिसर होता है। वो जोर से अनाउंस करता है कि ये कंपटीशन इल्लीगल है और ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट करने की धमकी देता है। एंजू बस हल्का सा मुस्कुराता है। ये देखकर ऑफिसर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दौड़ता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही इवेंट सिक्योरिटी का एक आदमी कटाना से उस पर वार करता है। ऑफिसर वहीं गिर पड़ता है। वो तुरंत मर जाता है और उस पल क्राउड को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं है। इंटरप्शन खत्म होते ही एंजू शांत अंदाज में अपना काउंटडाउन फिर से जारी रखता है। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, तो एक भी पार्टिसिपेंट पीछे नहीं हटता। सबको एक एक करके रजिस्टर किया जाता है और हर किसी को गले में पहनने के लिए एक वुडन नेकलेस दी जाती
जाती है। एंजू तब एक्सप्लेन करता है कि ये डेडली इवेंट कोडोकू कहलाता है, जापान भर में चलने वाली एक ब्रूटल रेस जिसका फाइनल डेस्टिनेशन टोक्यो है। रास्ते में पार्टिसिपेंट्स को कुछ स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स क्रॉस करने होते हैं और पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। ये पॉइंट्स मिलते हैं दूसरों की नेकलेस छीनकर। इसका मतलब साफ है, जीतने के लिए उन्हें दूसरों को मारना पड़ेगा। इवेंट के बारे में किसी से भी बात करना स्ट्रिक्टली मना है। हर वुडन नेकलेस 1 पॉइंट के बराबर होती है। अगर किसी पार्टिसिपेंट की नेकलेस 10 सेकंड से ज्यादा के लिए निकल जाती है तो उसे विड्रॉ माना जाएगा, और जो विड्रॉ करेगा या रूल्स तोड़ेगा उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सच सामने आते ही कुछ कंपेटिटर्स पैनिक कर जाते हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स बिना किसी वार्निंग के उन पर गोली चला देते हैं। एंजू सबको याद दिलाता है कि जाने का मौका दिया जा चुका था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। टेम्पल से बाहर निकलने के लिए हर किसी को कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, और टोक्यो पहुंचकर चैलेंज पूरा करने के लिए 30 पॉइंट्स कलेक्ट करना होंगे। पॉइंट्स कैसे जमा करने हैं, ये फैसला अब उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है। गेम शुरू होता है और अगले ही पल हर तरफ वायलेंस फैल जाती है। कंपेटिटर्स एक दूसरे पर डेस्परेट होकर हमला कर रहे थे। हर कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। चीखें, हंगामा, तलवारों की आवाज, ये सब शुजिरो को अचानक 10 साल पुराने ट्रॉमा में खींच ले जाता है। उसका हाथ तलवार पर जाता है, लेकिन वो उसे निकालने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी मैडनेस के बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, फुतुबा। वो डर के मारे कांप रही होती है और कई पार्टिसिपेंट्स उसे आसान शिकार समझकर टारगेट बना रहे होते हैं। शुजिरो को उसमें अपनी बेटी की झलक दिखती है और बिना एक पल सोचे वो फुतुबा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर केओस के बीच एक और वॉरियर बिल्कुल अलग नजर आता है, ओकियो, एक सैमुराई जिसे पैलेस का गार्डियन माना जाता था। वो अपने ओपोनेंट्स को बिना किसी हिचकिचाहट के काट देता है। जैसे ही उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होती है, ऑर्गेनाइजर्स उसे नेक्स्ट चेक पॉइंट के लिए क्लियर कर देते हैं। वो टेम्पल से बाहर निकलने वालों में सबसे पहला होता है। वापस शुजिरो की तरफ वो लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करता हुआ फुताबा को सेफ जगह की तरफ ले जा रहा होता है। उसका एक ही इरादा है, फुताबा को जिंदा बाहर निकालना। लेकिन चारों तरफ कत्ल और लड़ाई चल रही होती है और हर गुजरते सेकंड के साथ सिचुएशन और ज्यादा भयानक होती जा रही होती है। आखिरकार दोनों पास के एक घर में घुस जाते हैं और एक कमरे में छुप जाते हैं। कुछ पल के लिए लगता है जैसे वो सेफ है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिकता नहीं। कोई उनकी हाइडिंग प्लेस ढूंढ लेता है और शुजिरो मजबूर होकर अपने डर और ट्रॉमा के बावजूद उस इंट्रूडर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि पीछे से एक और पार्टिसिपेंट कियोजिन अचानक उस इंट्रूडर पर हमला कर देता है। गिरता हुआ आदमी अपनी वुडन टैग संभाल भी नहीं पाता। कियोजिन वो टैग खुद रखने के बजाय सीधा शुजिरो के हाथ में थमा देता है। कियोजिन ने पहले देखा था कि शुजिरो अपनी टैग फुताबा को दे चुका था। ये उसकी काइंडनेस का एक तरह से बदला था। क्योजिन शुजिरो को समझाता है, अगर जिंदा रहना है और इस डेडली कंपटीशन से बाहर निकलना है तो अब लड़ना शुरू करना होगा। वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले कौन था, एक रिस्पेक्टेड वॉर लेजेंड। लेकिन शुजिरो इस एडवाइस को इग्नोर कर देता है। वो फुताबा का हाथ पकड़ता है और एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 2 पॉइंट्स हो चुके थे, जो सेफ जोन तक पहुंचने के लिए काफी थे। लेकिन दरवाजे पर एक और चैलेंजर उसका रास्ता रोक लेता है। एक बड़ा पावरफुल फाइटर, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। एक फियर्स सैमुराई डुअल शुरू हो जाता है। तलवार निकाले बिना भी शुजिरो अपने ओपोनेंट को और उसके साथ कई दूसरे फाइटर्स को स्मार्टली आउट मनूवर कर देता है। सब ऑड्स के खिलाफ होने के बावजूद शुजिरो फुताबा के साथ सेफ टेम्पल से बाहर निकल आता है। उधर बैटलफील्ड से काफी दूर 4 बड़े जापानीज टाइकून्स इस पूरी कंपटीशन को ध्यान से देख रहे होते हैं। हर बार जब कोई पार्टिसिपेंट एस्केप करता है, उन्हें तुरंत अपडेट मिल जाता है। शुरू में 290 कंटेस्टेंट्स थे। पहले चेक पॉइंट के बाद सिर्फ 129 लोग ही बचे थे। टेम्पल के अंदर ऑर्गेनाइजर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव उन वेल्दी बैकर्स के सामने आता है। वो उनका शुक्रिया अदा करता है कोडोकू को सपोर्ट करने के लिए। फिर सीधे शब्दों में बता देता है अब उन्हें सिर्फ बैठकर देखना है जब समुराई एक दूसरे को खत्म करेंगे। टेम्पल से बाहर निकलते ही शुजिरो के सामने एक और खतरा खड़ा होता है। एक आदमी उसका रास्ता रोकता है, बुकोटू। वो कहता है कि उसने इस पल का 10 साल इंतजार किया है, एक पुरानी लड़ाई को पूरा करने के लिए। तेज बारिश के बीच दोनों के बीच एक ब्रूटल बैटल शुरू हो जाती है। तलवारें टकराती हैं, कीचड़ और पानी के बीच लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। शुजिरो लड़खड़ा रहा होता है। उसका पुराना ट्रॉमा उसे हेजिटेट करने पर मजबूर कर देता है। वो खुद पर शक करता है। जब वो आखिरकार तलवार निकालता भी है तो पहले जैसी शार्पनेस उसकी फाइटिंग में नहीं होती। एक पल ऐसा आता है जब शुजिरो को अपर हैंड मिल जाता है। बुकोटो को खत्म करने का मौका बिल्कुल सामने होता है, लेकिन उसका ट्रॉमा उसे रोक लेता है। अब लगता है जैसे बुकोटो ही जीत जाएगा। तभी दूर से फुताबा घोड़े पर आती है। वो शुजिरो को बचा लेती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं।
उस रात शुजीरो और फुताबा एक छोटे से इन में रुकते हैं। शुजीरो फैसला करता है कि वो फुताबा को इस डेडली कंपटीशन से दूर ले जाएगा, आने वाले खतरों से बचाएगा, लेकिन फुताबा मना कर देती है। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वो बताती है कि उसका इस टूर्नामेंट में आना भी किसी लालच की वजह से नहीं है, उसे प्राइज मनी चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने परिवार और अपने लोगों को बचा सके। उसकी कहानी दिल तोड़ देने वाली है। फुताबा और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ गांव की लीडर थी जो सैकड़ों गांव वालों की देखभाल कर रही थी। सब कॉलरा जैसे भयानक डिजीज से सफर कर रहे थे। दिन रात उनकी मदद करते करते आखिरकार उसकी माँ खुद भी बीमार पड़ गई। थोड़ी ही देर में फुताबा सब कुछ खो चुकी थी, माँ भी और साथ ही जिम्मेदारी भी गांव के लोगों को जिंदा रखने की। अब वो अकेली थी, सबकी सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की, सड़कों पर भीख मांगी, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब वो बिल्कुल ही डिस्पेयर में थी तब उसे कोडोकू टूर्नामेंट का एक फ्लायर मिला। उस पल पहली बार उम्मीद जगी, खुद के लिए नहीं, माँ के लिए और गांव के उन सब लोगों के लिए जो अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उसकी यादें यहीं पर रुक जाती हैं, क्योंकि अचानक कियोजिन वहां आ जाता है। वो शुजीरो को तुरंत पहचान लेता है, एक खौफनाक वॉर लेजेंड काकुशी, जिसे लोग सोल्स का रीपर कहते हैं। कियोजिन शुजीरो को एक प्रपोजल देता है टूर्नामेंट को साथ मिलकर सरवाइव करने का, और धीरे धीरे ये बात साफ होने लगती है कि ये टूर्नामेंट रैंडम बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बहुत पावरफुल लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं, सामुराइयों के बीच केओस फैलाकर अपना फायदा उठाने के लिए। टोटल 290 पार्टिसिपेंट्स हैं और सरवाइव करने के लिए 30 पॉइंट्स चाहिए। मैथ्स बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ कुछ ही लोग फाइनल तक पहुंच पाएंगे, बाकी सब गिरते जाएंगे। बैटलफील्ड से काफी दूर जापान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में चीफ ऑफ पुलिस भी मौजूद था। रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये पूरा कॉम्पिटिशन शायद फॉरेन फोर्सेस का एक सीक्रेट प्लॉट हो सकता है, जिसका मकसद समुराइयों को आपस में बांटना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी इन्फॉर्मेंट वापस नहीं आया था, ना कोई सॉलिड प्रूफ था, ना कोई क्लियर जवाब। अगली सुबह शुजीरो और फुताबा दूसरे चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ और पार्टिसिपेंट से होती है। उनके चेहरों पर डर और पछतावा साफ दिख रहा था। वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपने परिवार को खिलाने के लिए आए थे, उन्होंने कभी किसी को मारने की उम्मीद नहीं की थी। टूट चुके मन से वो लोग अपनी वुडन नेकलेसेस उतार देते हैं, जैसे हार मान रहे हों। लेकिन इस गेम में रूल्स सबसे ऊपर होते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा अगर नेकलेस उतरी रही तो एलिमिनेशन पक्का। शुजीरो वहीं खड़ा ये सब देखता रहता है। ये मंजर उसके अंदर छुपा ट्रॉमा वापस ले आता है। उस रात की याद जब उसकी पूरी बटालियन को आर्म्ड पुलिस ने मार दिया था। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है और फिर बिना कुछ सोचे शुजीरो ऑफिसर्स पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक वो उन्हें काट गिराता है। गोलियां चल रही होती हैं, केओस फैल चुका होता है और यहीं से सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में बुकोटू अपना वायलेंट रैम्पेज जारी रखता है। वो बिना किसी दया के इनोसेंट सिविलियंस पर हमले कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि और ज्यादा नुकसान हो, पैलेस का लेजेंडरी गार्डियन उकियो बीच में आ जाता है। दोनों वॉरियर्स के बीच एक फियर्स और हाईली स्किल्ड ड्यूल शुरू होता है। उकियो के अटैक्स बिल्कुल प्रिसाइज और डिसिप्लिन्ड होते हैं, बिल्कुल उसके टाइटल के जैसे, हर मूव कंट्रोल्ड, हर स्ट्राइक कैलकुलेटेड। लेकिन बुकोटू कोई ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं होता। उकियो की अनमैच्ड स्किल के बावजूद ये बैटल जल्दी ही ब्रूटल मोड ले लेती है। आखिरकार बुकोटू जीत जाता है। वो अपनी खतरनाक ताकत का सबूत देता है और बैटलफील्ड पर सिर्फ तबाही छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उधर शुजीरो और फुताबा अपना सफर जारी रखते हैं। दोनों माउंटेन पाथ पर चलते हुए दूसरे चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सफर के दौरान फुताबा आखिरकार वो सवाल पूछ लेती है जो काफी देर से उसके दिल में दबा हुआ था। शुजीरो ने काकुशी यानी सोल्स के रीपर का टाइटल कैसे हासिल किया? शुजीरो कुछ पल चुप रहता है, फिर अपने पेनफुल पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। बचपन में शुजीरो कियाची नाम के एक स्वॉट स्कूल में पला बढ़ा था। वहाँ वो अपने 7 अडॉप्टेड सिबलिंग्स के साथ रहता था। सब के सब ऑर्फन्स थे। एक मास्टर ने उन सबको अपनाया था और उन्हें सामुराई का रास्ता सिखाया था, तलवार, डिसिप्लिन और ऑनर का। सालों बाद जब सब अडल्टहुड में पहुंच चुके थे, मास्टर ने एक शॉकिंग सच बताया, डोजो का सिर्फ एक ही सक्सेसर होगा और ये हक ब्लड से अर्न करना पड़ेगा। उन सबको एक दूसरे से लड़ना था जब तक सिर्फ एक ही जिंदा न बच जाए। इस सच ने सिबलिंग्स को अंदर से तोड़ दिया। उनमें से एक, रोआ, सबसे पहले भीख मांगता है भाग जाने के लिए, लेकिन बाकी मना कर देते हैं। उन्हें पता था कि भागने का मतलब है जेंटोसी का ध्यान खींच लेना, एक ऐसा रिलेंटलेस हंटर जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। उनके लिए ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये उनकी किस्मत बन चुकी थी। उस पल से जब उन्होंने ब्लेड का रास्ता चुना था, सबसे बड़ा होने के नाते शुजीरो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका अपना परिवार एक दूसरे का कत्ल करे। उसने भागने का फैसला कर लिया।
शुजीरो जानता था कि जेंटोसी जिंदगी भर उसका पीछा करेगा, लेकिन वहां रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उस दिन के बाद से शुजीरो जिंदा रहने के लिए लड़ता रहा। वक्त के साथ वो एक ऐसा सैमुराई बन गया जिसके स्किल्स का कोई मैच नहीं था। जेंटोसी के आदमी भी उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। धीरे धीरे उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई। लोग उसे कोकुशी कहने लगे, एक ऐसा सैमुराई जो जिंदा रहने के लिए जिंदगियां लेना कभी बंद नहीं करता। प्रेजेंट टाइम में कोडोकू के 4 अमीर स्पॉन्सर्स एक हिडन लोकेशन पर इकट्ठा होते हैं। दूर से वो पूरे गेम की प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। कौन अगले स्टेज तक पहुंचेगा, कौन मरेगा, ये लोग सिर्फ देख ही नहीं रहे होते, बल्कि बेट्स भी लगा रहे होते हैं। इधर शुजिरो और फुताबा जंगल के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वहां मौजूद बाकी कंपेटिटर्स फुताबा को देखते ही उसे एक इजी टारगेट समझ लेते हैं, लेकिन शुजिरो अपना वादा निभाता है। वो फुताबा की रक्षा करता है और एक बार फिर सबको याद दिला देता है कि कभी उसका नाम क्यों लोगों के दिल में डर पैदा करता था। तभी अचानक एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, इरोआ, शुजिरो की पुरानी डोजो सिस्टर। वो बिना किसी वार्निंग के शुजिरो पर एम्बुश करती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। इरोआ के लिए शुजिरो एक कावर्ड है, वो आदमी जिसने परिवार को उस वक्त छोड़ दिया था जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन दोनों की तकरार बढ़ने ही वाली होती है कि तभी एक और ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स जंगल के अंदर से तीर चलाना शुरू कर देते हैं। मजबूरी में शुजिरो, फुताबा और इरोआ को कवर के लिए दौड़ना पड़ता है। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, चाहकर भी उन्हें साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। कुछ ही पलों में वो तीनों कॉर्नर हो जाते हैं, न भागने का रास्ता न बचने का। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी एक नया वॉरियर सामने आता है। उसका नाम है कोचा। कोचा अटैकर्स के साथ नहीं होता, वो शुजिरो के साइड खड़ा होता है। अपनी प्रिसाइज, फास्ट और अनस्टॉपेबल फाइटिंग स्किल्स से वो आर्चर्स को एक एक करके घिरा देता है। कोचा की ट्राइब की बिलीव्स के मुताबिक किसी बच्चे को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और जो बच्चे की रक्षा करता है उसे इज्जत दी जाती है। जब तक फुताबा शुजिरो के साथ है, कोचा कभी शुजिरो के खिलाफ नहीं लड़ेगा। लड़ाई के बाद शुजिरो गिरे हुए पार्टिसिपेंट्स के नेकलेसेस कलेक्ट करता है और उन्हें फुताबा और इरुआ के साथ बांट देता है। फिर वो इरुआ की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है, अगर बदला लेना है तो टोक्यो, फाइनल डेस्टिनेशन पर। और जंगल एक बार फिर खामोश हो जाता है। सफर जारी रहता है और आखिरकार वो लोग दूसरे चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। वहां गार्ड्स उनके कलेक्ट किए हुए नेकलेसेस को काउंट करते हैं और उनके बदले लाल रंग के नेकलेसेस दे देते हैं। हर एक की वैल्यू 3 पॉइंट्स होती है। इसी मौके पर शुजिरो पूछता है कि ये कंपटीशन इस तरह से क्यों चलाई जा रही है, लेकिन गार्ड कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और शुजिरो और इरोआ से कहता है कि कोडोकू का असली मतलब तो उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए। चेक पॉइंट से आगे बढ़ते हुए शुजिरो, फुताबा और इरोआ उस जगह पहुंचते हैं जहां कियोजिन ने इंतजार करने का वादा किया था। कियोजिन बिना टाइम वेस्ट किए शुजिरो से कहता है कि वो कोडोकू के असली मतलब पर दोबारा सोचकर देखे। शुजिरो समझाता है, कोडोकू का मतलब है 3 कीड़े, एक पुराना खेल जिसमें कई कीड़ों को एक ही जार में बंद कर दिया जाता है। वो आपस में लड़ते रहते हैं जब तक सिर्फ एक जिंदा न बच जाए। सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करता है, बाकी सब मर जाते हैं। और यही इस टूर्नामेंट का असली नेचर था। प्लान शुरू से ही सिर्फ एक विनर को जिंदा छोड़ने का था। कियोजिन फिर एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाता है, अगर रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक ही सर्वाइवर चाहिए तो क्या शुजिरो उन लोगों को मार पाएगा जो उसके साथ लड़ रहे हैं? शुजिरो बिना हिचकिचाए जवाब देता है, वो ये रूल्स नहीं मानेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो रूल्स तोड़ देगा उन लोगों की रक्षा के लिए जो उसके लिए मायने रखते हैं। ये जवाब कियोजिन को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे लगने लगता है कि इस टूर्नामेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और शायद शुजिरो ही वो चाबी है जो इस पूरे सच को सामने ला सकता है। उस रात शुजिरो हिम्मत जुटाकर रोआ से बात करता है। वो डोजो छोड़ने के लिए माफी मांगता है, समझाता है कि वो ना किस्मत से भागा था ना मुश्किल से, बस वो अपने ही सिबलिंग्स को एक दूसरे का कत्ल करते हुए नहीं देख सकता था। रोआ आखिरकार बताती है कि शुजिरो के जाने के बाद क्या हुआ। दूसरा सबसे बड़ा सिबलिंग मास्टर के सामने अकेला खड़ा हो गया ताकि बाकी लोगों को भागने का वक्त मिल सके। उसके बाद सब अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गए गेंतोसी के हंटर्स से बचने के लिए। उसी दिन से उनका परिवार बिखर गया। शुजिरो फिर से माफी मांगता है, लेकिन रोआ बिना कुछ कहे, बिना माफी एक्सेप्ट किए वहां से चली जाती है। उधर जंगल में कॉम्पिटिटर्स का एक ग्रुप अपना अगला मूव प्लान कर रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक उनके पास आता है। वो पूछता है, शुजिरो और उसके डोजो के सिबलिंग्स कहाँ हैं? ये बूढ़ा आदमी गेंताई होता है। बिना किसी वार्निंग के, बिना वक्त बर्बाद किए वो पूरे ग्रुप को खत्म कर देता है। इसी पल समझ आ जाता है कि उसका नाम इतना डर क्यों पैदा करता है।
बैटलफील्ड से काफी दूर जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस कंपटीशन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पहले उन्हें लगता है कि ये सब एक सैमुराई रिबेलियन हो सकता है टूर्नामेंट के बहाने, लेकिन विटनेसेस की रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही होती हैं। सैमुराई एकजुट होने के बजाय एक दूसरे को मार रहे थे। मिनिस्टर रीसेंट टेलीग्राम रिकॉर्ड्स चेक करने का ऑर्डर देता है। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे 4 बहुत पावरफुल नामों तक पहुंचती है। ज़ाइबात्सु फैमिलीज, ये पावरफुल फाइनेंशियल डायनेस्टीज थीं जो पुराने इंपीरियल सिस्टम को सपोर्ट करती आई थी। मित्सुबिशी, सुमितोओ, मित्सुई, यासुदा, यही लोग कोदोकू के पीछे से स्ट्रिंग्स खींच रहे थे। अगली सुबह कियोजिन सबको इकट्ठा करता है। वो कोदोकू के पीछे छुपे सच तक पहुंचने का प्लान बताता है। प्लान का पहला स्टेप रिस्की है। एक कैप्चर्ड पार्टिसिपेंट को जानबूझकर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि लॉ एनफोर्समेंट इस गेम में कितनी गहरी तरह से इन्वॉल्व है। दूसरा स्टेप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स एलिमिनेट हुए हैं, उनकी लाशें हमेशा जल्दी और चुपके से हटा दी जाती रही हैं। कोई ट्रेस नहीं छोड़ा जाता। ग्रुप का मानना है कि अगर उन्हें बॉडी डिस्पोजल साइट का पता चल जाए तो शायद ये भी सामने आ जाए कि इस डेडली गेम के पीछे असली लोग कौन है। प्लान सेट होने के बाद ग्रुप शहर के सबसे नोटिसेबल रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है। उन्हें उम्मीद होती है कि दूसरे कंपेटिटर्स वहां जरूर नजर आएंगे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही देर में सच सामने आ जाता है। पूरी जगह एक ट्रैप थी। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने लोकल रेजिडेंट्स को पैसे देकर अपनी मदद के लिए तैयार कर लिया था। फिर से केओस फैल जाता है। एम्बुश होने के बावजूद शुजिरो और उसका ग्रुप अटैकर्स को हरा देता है। जब धूल बैठती है तो सिर्फ 2 सर्वाइवर्स बचते हैं। दोनों के गले में अभी भी वुडन नेकलेसेस लटक रही होती हैं। उनके नाम होते हैं ताकायुकी और आयुमो। प्लान के मुताबिक ताकायुकी को पुलिस के हवाले किया जाएगा, जबकि आयुमो ग्रुप के साथ रहकर और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। यहीं से सब अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ जाते हैं। शुजिरो को मरा हुआ दिखाने का ऑर्डर दिया जाता है, जबकि इरोवा और फुतुबा बेट बनेंगी। कियोजिन ताकायुकी को नियरेस्ट पुलिस आउटपोस्ट की तरफ ले जाता है। जाने से पहले वो रोआ को एक स्मोक बॉम्ब देता है, अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाए तो यूज करने के लिए। उधर बुकोटो सड़कों पर घूम रहा होता है, शुजिरो को ढूंढते हुए। उसकी मुलाकात कोचा से होती है। कोचा बुकोटो की नेकलेस पहचान लेता है और शुजिरो के बारे में सवाल करता है। कोचा बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन बुकोटो जानबूझकर उससे प्रवोक करता है, यहाँ तक कि 2 इनोसेंट सिविलियंस को भी मार देता है। मजबूरी में कोचा बीच में आता है और यहीं से दोनों के बीच एक फियर्स और ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई इंटेंस थी, लेकिन अचानक रुक गई जब शाकुरा, वो एनफोर्सर जो पहले अंडरकवर ऑफिसर को मार चुका था, कई पुलिसमैन के साथ वहां आ गया। उसने उन्हें वार्न किया कि एरिया में ऑफिसर्स पेट्रोल कर रहे हैं और कहा कि अब ट्रबल बंद कर देना चाहिए। बुकोटो ने अटैक का प्लान सोचा, लेकिन राइफल्स देखकर पीछे हट गया। इधर इरोवा और फुताबा के पास सब कुछ रेडी था। उन्होंने पास के गार्ड्स को ल्योर किया, जहां शुजिरो का कॉप्स बना हुआ पड़ा था। जैसे ही गार्ड्स ने उसकी बॉडी देखी, वो उसको मूव करने भाग गए। रोआ और फुताबा दूर से फॉलो करते रहे और जो सीन उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। डिस्पोजल साइट कोई छुपा हुआ पिट या फील्ड नहीं था। ये शहर के बीच में एक प्राइवेट बैंक के अंदर था। जैसे ही शुजिरो को अंदर लाया गया, वो तुरंत उठ के एक गार्ड को साइलेंटली खत्म कर देता है। एविडेंस ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ मिलने से पहले शकूरी और उसके लोग आ जाते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि शुजिरो एलिमिनेट हो गया और तुरंत शक हो गया। शकूरा ने उसको पहचान लिया। दोनों पहले 7 सैमुराई की तरह लड़ते थे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ शकूरा ने पुराने रास्ते छोड़कर नई अथॉरिटी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। अब पुराने साथी ऑपोजिट साइड्स पर खड़े थे और उनकी लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल और लॉयल्टी का नहीं, बल्कि पुरानी दोस्ती और नए रूल्स का संगम बन गई थी। शकूरा अपने आदमियों को वेपन्स नीचे रखने का ऑर्डर देता है। वो पुराने कोड की इज्जत करता है, 1-on-1 ड्यूअल का कोड। अब सिर्फ 2 वॉरियर्स बचते हैं आमने सामने। दोनों ट्रेन्ड हैं, टेंस हैं और एक स्किल्ड बैटल शुरू हो जाती है। शुजिरो धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो गिरने ही वाला हो, लेकिन ठीक वक्त पर वो एक स्मोक बॉम्ब रूम के बीच में फेंक देता है। अंधेरा और धुआं छा जाता है। इसी कवर का फायदा उठाकर शुजिरो एस्केप कर जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ कियोजिन और आयुमो ताकायुकी पुलिस के सामने सक्सेसफुली सरेंडर कर देते हैं। उन्हें तुरंत कस्टडी में ले लिया जाता है और होल्डिंग सेल में बंद कर दिया जाता है। कियोजिन के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है, करप्शन कितनी गहरी है। जब 2 पुलिस ऑफिसर्स आयुमो को इंटरोगेशन के लिए ले जाते हैं, कियोजिन चुपके से उनके पीछे चल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां कोई इंटरोगेशन नहीं हो रही होती। बिना एक सवाल पूछे ऑफिसर्स आयुमो को मार देते हैं। ये एक ही एक्ट कियोजिन के सारे डर को सच साबित कर देता है। पुलिस सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं थे, वो कुडोकू कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है।
कियोजिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए लड़ता है, बुलेट से बचता हुआ, गार्ड्स को डॉज करता हुआ मुश्किल से अपनी जान बचाकर एस्केप कर पाता है। उधर शहर के सबसे पावरफुल ज़ाइबात्सु फैमिलीज तक खबर पहुंच जाती है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन अजीब बात ये थी, कोई घबराया हुआ नहीं लगता। सब शांत थे, जैसे कोई था जो उनकी रक्षा कर रहा हो। और ये शक सच निकला। उनकी सुरक्षा करने वाला था जापान का चीफ ऑफ पुलिस तोशियो। चुपके से वो कोडोकू टूर्नामेंट का मेन आर्किटेक्ट था। उसका गोल बिल्कुल साफ था, जापान से सैमुराई एरा को पूरी तरह मिटा देना और ज़ाइबात्सु की पावर को सिक्योर करना। और इस मिशन को वो अपनी सीक्रेट ड्यूटी मानता था। चाहे नाम एक्सपोज हो जाए, जिम्मेदारी लेने के लिए वो हमेशा तैयार था। थोड़ी देर बाद शुजिरो, कियोजिन और बाकी लोग दोबारा मिलते हैं। जो कुछ अनकवर हुआ उससे कियोजिन ये नतीजा निकालता है कि पावरफुल फिगर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हैं। कियोजिन शुजिरो को एडवाइस करता है कि वो गवर्नमेंट में अपने जान पहचान वाले कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट करे। फॉर्मर जनरल होने के नाते शुजिरो के पास इन्फ्लुएंशियल लीडर्स से कनेक्शंस थे और अब ये सच एक्सपोज करने का एक मौका था। अगली सुबह शुजिरो टेलीग्राम ऑफिस जाता है और हिसोका के थ्रू मिनिस्टर से कम्युनिकेशन मांगता है एड के साथ। शुजिरो एक वादा देता है, कोडोकू टूर्नामेंट और इसके पीछे छुपे लोगों का सब सच वो बताएगा और बदले में फुताबा के लिए प्रोटेक्शन मांगता है। मैसेज भेजते ही शुजिरो और उसका ग्रुप अगले चेक पॉइंट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कियोजिन अचानक रुक जाता है। वो ग्रुप से अलग होने पर जोर देता है। पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट के बाद उसका मानना था कि वो और अयुमो अब हंटेड हो सकते हैं। अगर सब साथ रहे तो पूरा ग्रुप एक इजी टारगेट बन जाएगा, इसलिए अलग होना ही बेहतर था, कम से कम तब तक जब तक सिचुएशन थोड़ी शांत ना हो जाए। उधर हिसोका को शुजिरो का मैसेज मिलता है। वो बिना वक्त गवाए मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है। चीफ ऑफ पुलिस पर शक और गहरा हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले सॉलिड प्रूफ जरूरी था। मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को पुलिस रिकॉर्ड्स में मौजूद एनक्रिप्टेड मैसेजेस डिकोड करने का ऑर्डर देता है। सेक्रेटरी दिन रात लगातार काम करता है और आखिरकार डिकोडिंग में कामयाब हो जाता है। डिकोडेड मैसेजेस बिल्कुल साफ थे। चीफ ऑफ पुलिस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। एक पल भी वेस्ट किए बिना सेक्रेटरी रात ही रात मिनिस्ट्री की तरफ निकल पड़ता है ताकि ये एविडेंस मिनिस्टर तक पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही वो मिनिस्ट्री पहुंचता है उसे कुछ ठीक नहीं लगता। बिल्डिंग के बाहर पुलिस ऑफिसर्स पहले से गार्ड पर खड़े थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर एम्बुश हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एविडेंस मिनिस्टर तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ टोशियो को खबर मिलती है कि उसके आदमियों ने डीकोडेड टेलीग्राम सिक्योर कर लिया है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि शुजिरो ने हाल ही में हिजाका और मिनिस्टर से कांटेक्ट किया था। इसका मतलब साफ था, गवर्नमेंट को शायद इस कंस्पिरेसी की भनक लग चुकी थी। सिचुएशन बदलने पर टोशियो ने अपना मूव किया। नैरेटिव को मैनिपुलेट करके उसने शुजिरो को प्रॉब्लम में डाल दिया। क्लेम किया कि 4 ज़ाइबात्सु की आइडेंटिटीज एक्सपोज हो गई हैं क्योंकि शुजिरो ने लीक किया। फिर भी रूल्स तोड़ने की सजा देने के बजाय टोशियो ने उसे टूर्नामेंट में कंटिन्यू करने दिया। शुजिरो उसके लिए वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट का सोर्स था, खासकर अब जब रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स की संख्या कम हो रही थी। इधर मिनिस्टर टोशियो के एक्शंस पर शक करता है। पर्सनल मैसेज भेजकर फेस टू फेस मिलने की बात करता है। उनका डिसएग्रीमेंट पुराने प्रपोजल को लेकर था। टोशियो चाहता था कि फायर आर्म्स के जरिए बाकी सैमुराइयों को फोर्सफुली खत्म कर दिया जाए, लेकिन मिनिस्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना था कि एक प्राउड नेशन होने के नाते जापान बारबैरिक स्लॉटर नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो पब्लिक गुस्सा हो जाएगा और सैमुराई और प्रवोक होंगे। मीनवाइल कियोजिन शुजिरो ग्रुप से अलग होने के बाद 2 जाने पहचाने चेहरों को ढूंढता है, सांसुक और शकुरा, जो शुजिरो और रोआ के पुराने स्वॉट स्कूल के अडॉप्टेड सिबलिंग्स हैं। जो भी कियोजिन प्लान कर रहा था, सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो रही थी। वो उनको वार्न करता है कि गेंताई उनके ग्रुप का पीछा कर रहा है और उन्हें विलेज के नाइट मार्केट की तरफ जाने को कहता है, जहां शुजिरो और इरोआ अभी मौजूद थे। उस मार्केट प्लेस में शुजिरो रोआ और फुताबा के साथ चल रहे थे। रंग बिरंगी लाइट्स और भीड़ रोआ को उसकी बेटी की याद दिला रही थी। दिल में छुपा दर्द उभर आता था, लेकिन खतरा पहले से ही पास था। रोआ महसूस करती है कि गेंतोसाई उसको देख रहा है। चुपके से अलग हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो अकेली है, गेंतोसाई पीछा करता है। रोआ पास के घर की तरफ दौड़ती है और अंदर घुस जाती है, लेकिन गेंतोसाई रुकता नहीं। पीछा गाँव के गहरे हिस्से तक जाता है, आखिर में एक पुराने कुएं के पास। वहाँ भागने की कोई
जगह नहीं है। रोआ कॉर्नर हो जाती है। जब सब खत्म लगने लगता है तभी मदद आ जाती है। क्योजिन, शिकुरा और संसुक बीच में आ जाते हैं। जो लड़ाई होती है वो इंटेंस थी। 3 लोग मिलकर भी गेंतोसाई को रोक नहीं पाए। उसकी स्किल और ब्रुटैलिटी ये दिखाती थी कि वो सिंपल एनफोर्सर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसी वक्त शुजीरो के सामने एक चेहरा आता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। बुकात्सु, उसका पुराना राइवल, 10 साल बाद फाइनली उसके सामने खड़ा था अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। शुजीरो लड़ाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बुकात्सु उसकी कमजोरी जानता था। वो फुताबा को धमकी देता है, मजबूर करता है शुजीरो को पूरी ताकत से लड़ने के लिए। जैसे ही दोनों की तलवारें टकराती हैं, 10 साल पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। आखिरी जंग में शुजीरो और बुकात्सु उन चंद सामुराइयों में से थे जो बैटलफील्ड से जिंदा बचे थे। लेकिन बुकात्सु ने कुछ समझ लिया था जो बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मॉडर्नाइजेशन जापान को स्वीप कर देगी और सामुराई मिटा दिए जाएंगे। उसके लिए दुनिया में अपनी जगह खोना मौत से भी बुरा था। इसलिए उसने एक ऑनरेबल एंड चुना। शुजीरो, जो तब कोकुशी के नाम से जाना जाता था, सोल्स का रीपर, से बेग किया कि उसको मार दे, लेकिन शुजीरो नहीं कर पाया। अपने साथ लड़े हुए इंसान की जान नहीं ले सका। साल गुजर गए। बुकात्सु अपनी पहचान खो चुका था, क्राइम में डूब गया और जेल के अंदर बाहर होता रहा। जब जिंदगी बेकार लगने लगी तब शकुरा उसके पास एक ऑफर लेके आया, कोदुकू टूर्नामेंट ज्वाइन करने का। वहाँ शुजीरो होगा। 10 साल पहले शुरू हुई चीज को पूरा करने का मौका, सच्चे सामुराई के हाथों मरने का। प्रेजेंट में दोनों वॉरियर्स अपना सब कुछ निकाल देते हैं। स्टील से स्टील टकराता है, एक ब्रूटल ड्यूल के बीच। दोनों बराबर के थे, लेकिन फियर्स एक्सचेंज के बाद शुजीरो फाइनली फेटल स्ट्राइक देता है। सुबह होने वाली होती है। रोआ, सांसुक और शकुरा रीग्रुप करते हैं और एक अनअवॉइडेबल सच को समझ लेते हैं। चाहे जहां भागे, गेंतोसाई पीछा करता रहेगा। सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, साथ मिलकर उसका मुकाबला करना। इधर मिनिस्टर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो टोशियो से सच जानने के लिए दौड़ता है, लेकिन मौका मिलने से पहले शकुरा बीच में आ जाता है। मैसेज पहुंचाने के बजाय बिना किसी हेजिटेशन के शकुरा ठंडे खून से मिनिस्टर को कत्ल कर देता है। असैसिनेशन की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। शुजीरो जब ये सुनता है तो उसे तुरंत फाउल प्ले महसूस होता है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई सच को दफनाना चाहता था और बाकी सारे जवाब टोक्यो में फाइनल डेस्टिनेशन पर इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ क्योजिन का अचानक सामना गेंतोसाई से हो जाता है। गुस्से में भरा हुआ वो उसे कन्फ्रंट करता है, मिशन में बार बार फेलियर पर और किए गए वादों पर। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। अब अलायंसेस बदल रही थीं, सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और एक फाइनल रेकनिंग बस थोड़ी दूर पर था। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।